हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 27 एंड 28 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के सारी टॉपिक्स क्या हैं, इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। एपीएमसी दैट इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज, गुड है या बैड है? तो गाइस आपको पता है काफ़ी टाइम से क्या है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा। अब वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। तो अभी क्या है, पार्लियामेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया है, ठीक है, जिसके अंडर क्या है, फार्मर्स को क्या दिया, बल्कि आप एक ऑप्शन दिया है कि आप क्या कर सकते हो, जो अपनी प्रोड्यूस है उसको एपीएमसी मार्केट के आउटसाइड भी सेल कर सकते हो। तो गाइस अभी तक क्या था, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताती हूँ। अभी तक क्या, सपोज करो ये एरिया है, इस एरिया के जितने भी फार्मर्स हैं, सपोज करो 10 फार्मर्स हैं, अगर उन्होंने अपनी प्रोड्यूस को बेचना है, जो भी अपनी फसल को बेचना हो, तो वो क्या करते हैं, मंडी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कमिटीज़ हैं जैसे एपीएमसी, इसके अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ मिडल मैन होते हैं, वो इनकी फसल को क्या लेते हैं, बेच लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी फसल इस प्राइस में लूँगा। देखो गाइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो है, इसके नीचे तो आप प्राइस में नहीं बेच सकते, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, एक प्राइस में एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया, इस बिल ने अलाउ कर दिया फार्मर्स को कि आप अपनी जो प्रोड्यूस है, जो आप अपनी फसल है, वो इसके एरिया के आउटसाइड भी बेच सकते हो। इवन कि आप क्या कर सकते हो, किसी और स्टेट में भी अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हो, ठीक है। अब भाई ऐसा क्यों किया पार्लियामेंट ने, कुछ एपीएमसी में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे तभी ऐसा किया ना। तो हम पढ़ते हैं इस एपीएमसी में क्या इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बिल का नाम क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके अंदर क्या किया, फार्मर्स को एक ऑप्शन दिया, क्या दिया, ऑप्शन दिया कि आप अपनी प्रोड्यूस को एपीएमसी में भी तो बेच सकते हो, लेकिन साथ में आप किसी और प्लेसेस में भी क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, जो भी मंडीज जिसको स्टेट लॉ ने क्या किया, रेगुलेट किया गया है। इस बिल के अंडर क्या किया, फार्मर्स को इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट अपनी प्रोड्यूस का ट्रेड कर सकते हैं बियॉन्ड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ एपीएमसी मार्केट। मतलब कि अब आप एपीएमसी मार्केट तक लिमिटेड नहीं रह सकते, आप क्या कर सकते हो, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट भी क्या कर सकते हो, अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हो। अब गाइस एपीएमसी के मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे फार्मर्स क्या होते हैं, अपना मतलब ये इकट्ठे आते हैं और क्या करते हैं, अपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी प्रोड्यूस को, ठीक है। इसके अंदर क्या, देखो एपीएमसी क्या करती है, देखो एपीएमसी क्या करती है, फेयर ट्रांजेक्शन्स करती है, ठीक है, फार्मर्स के साथ प्राइस एडजस्ट करती है कि हाँ यार इतने प्राइस में हम क्या करेंगे, आपकी प्रोड्यूस लेंगे। और फिर क्या करती है, देखो फार्मर्स उन्होंने फसल ले ली, अब वो क्या करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें कि उस प्रोड्यूस को क्या कर सकते हैं, स्टोर करेंगे। तो ये काम किसका, ये सारा काम इसका एपीएमसी का, ठीक है। एपीएमसी क्या करती है, जो फंड जो भी इनके पास आते हैं उनको किस में यूज़ करते हैं, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, ताकि उनको जो प्रोड्यूस है उनको क्या कर सके, स्टोरेज कर सके, या फिर जो डिफरेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उसे क्या कर सके, क्रिएट कर सके। अब भाई क्या इश्यूज आ रहे थे जो एपीएमसी में, कि जिस वजह से फार्मर्स ने ऐसा बिल पास करना पड़ा। देखो सबसे पहले क्या है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वही सबसे ज़्यादा इशू फेस कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है गाइस, अब जो कमीशन एजेंट है वो क्या करेगा, जो प्रोड्यूस है वो पहले ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स होंगे अगर वो उनकी प्रोड्यूस नहीं लेगा, उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई अब तो मेरे पास जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ले ली, ठीक है, बल्कि मेरे पास तो बल्कि ज़्यादा आ गई। अब क्या करेगा छोटा फार्मर, क्या करेगा, वो अपनी प्रोड्यूस को कहाँ बेचेगा, उसकी तो मेहनत खराब चली गई, वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से करेगा। इस वजह से क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो इसलिए क्या है उन्हें ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इसमें क्या किया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे वो इश्यूज फेस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, ऑलरेडी वहाँ पे क्या होता था, फसल का क्या होता था, सरप्लस हो जाता था, जिस वजह से क्या है, जो एपीएमसी के जो एजेंट्स हैं वो लेने से मना कर देते थे। दूसरी बात क्या है, उनको जो नियरेस्ट एपीएमसी मार्केट्स होती थी वो भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में होती थी। दूसरा बात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की भी कमी है। दूसरा क्या है, देखो एपीएमसी मार्केट्स में क्या है, जो ट्रेडर्स हैं वो लिमिटेड नंबर में, जिस वजह से जो कंपटीशन है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि हर कोई क्या अपनी मोनोपोली करेगा, ठीक है। तो यही होता है। कार्टेलाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स क्या होता है, देखो गाइस कार्टेलाइजेशन ये होता है, सपोज करो एक मंडी में 4-5 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, 5 ट्रेडर्स पहले सलाह करके आगे, देख यार तू ना 10 रुपये से ऊपर में प्राइस में ना फसल नहीं लेगा, ठीक है, और वो बोलेगा नहीं, अगर सपोज करो नीलामी जैसे होते हैं ना, नीलामी, उस नीलामी में दिए होता है ना, जो जितनी ज़्यादा बोली बोलेगा तो उसको सारी फसल दे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये अगर ट्रेडर्स ने पहले सेटिंग करके आ जाते हैं कि यार हम इसमें नहीं लेंगे, तो इसमें क्या है, जो फार्मर है उसको अपनी ना मजबूरी में बेचनी पड़ती है, ठीक है। तो कार्टेलाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स में यही होता है। तभी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या गया, फार्मर्स के लिए ये बिल पास किया गया। फोर्थ क्या है, कुछ ना कुछ जो कमीशन चार्जेस होती हैं, जो मार्केट फीस है, उसमें काफ़ी क्या कर दिया, डिडक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इशूज़ थे जो एपीएमसी में फेस किए जा रहे थे। अब जरा देखते हैं जो पार्लियामेंट ने
अभी कौन कौन से बिल्स पास किए हैं जो प्रेसिडेंट ने असेंट किया, तो वो इस 3 बिल्स हैं। सबसे पहले फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसके अंडर क्या किया, फार्मर्स को अलाउ कर दिया कि वो अपने प्रोड्यूस को इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं आउटसाइड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ APMC मार्केट। और जब ये वो ट्रेड कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फीस नहीं लेगी, ठीक है, मतलब कि उनको प्रोहिबिट कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कोई भी मार्केट फीस नहीं लेंगे, ना ही किसी पे कोई आप टैक्स लगाओगे। सेकंड क्या है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसके अंडर क्या किया, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है फार्मर और किसी बायर के बीच में, तो उसके अंडर क्या लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया, ठीक है, ताकि क्या है, ताकि फार्मर्स को हेरेसमेंट ना झेलनी पड़े। तीसरी क्या है, असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसके अंडर क्या किया, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट कर दिया, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियंस, पोटैटो। अब इसको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट क्यों किया, देखो इसलिए डीरेगुलेट किया ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या किया जाए, हम बूस्ट करें। क्योंकि क्या आपको पता है, हमारी जो कुछ फसल होती हैं, जो सरप्लस फसल हो जाती हैं, तो वो क्या जाती है, वेस्ट चली जाती हैं। वो फसल का वेस्ट ना किया जाए, इस वजह से क्या कर दिया, कुछ जो असेंशियल कमोडिटीज़ थी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ थी, उनको क्या कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया गया, ताकि जो वेस्ट आती थी फसल, उससे हम कहाँ पे यूज़ कर सकें, अपने फूड प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकें, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, काफ़ी लंबी न्यूज़ थी। क्लोजर स्क्रूटनी ऑफ इम्पोर्ट्स अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये किसके अंडर आएगी, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आएगी। तो गाइस आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी इंपोर्ट्स आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, अब इन्वेस्टिगेशन होगी बहुत अच्छे से, मतलब कि क्या है, एक डीप इन्वेस्टिगेशन होगी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ही होता है। एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ही होता है। जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो भी आप आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं, सपोज करो मलेशिया से हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, मतलब कि बहुत कम रेट में होता है, या फिर कंसेशनल, एक क्या होता है, कंसेशनल रेट में होता है, डेट इज अलाउ इम्पोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम्स एट नील और कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट। इससे क्या है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड और जो मल्टीलेटरल ट्रेड है उसमें क्या कर सकें, हम उसको एनकरेज कर सकें। एक सेकेंड यार, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, मेनली जो बायलेटरल ट्रेड है और जो मल्टीलेटरल ट्रेड है उसको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। देखो भाई अभी क्या है, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ आया हुआ है। जैसे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि 2 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट होगा, जैसे किसके साथ, जापान है, सिंगापुर है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रुप्स के साथ जिसमें मल्टीपल कंट्रीज़ है, जैसे एशियान में 10 कंट्रीज़ हैं, सार्स में 8 कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ क्या है, हमारा बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइट किया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर जो इंपोर्ट्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए जो कंट्रीज़ हैं वो मिसयूज़ भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सिंपल बात है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, ताकि कोई ड्यूटी को चोरी ना कर सके। देखो अगर सपोज करो चाइना है, इंडिया और चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, चाइना क्या करना चाहता है, टैक्स का फ़ायदा उठाना चाहता है, अपनी ड्यूटी को इवेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स बताया हुआ। सपोज करो चाइना है, मलेशिया है, इंडिया है, इंडिया और मलेशिया में सपोज करो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना और इंडिया में नहीं है, और चाइना और मलेशिया में है, तो चाइना क्या करेगा, अपना माल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर मलेशिया से भेज देगा, मलेशिया क्या करेगा, वही चाइना का माल इंडिया में भेज देगा। तो इससे क्या है, हमारे पास चाइना का माल तो आ गया इनडायरेक्ट पे में, लेकिन क्या है, जो चाइना का माल डायरेक्टली इंडिया में आना चाहिए था, जिस पर एक ड्यूटी लगनी चाहिए थी, वो ड्यूटी क्या होगी, चोरी होगी, ड्यूटी की चोरी होगी ना। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है, अभी क्या किया है, एक गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, दैट इज कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, ठीक है। अब इस रूल्स के अंडर क्या है, जो भी इंपोर्ट क्या करेगा, जो भी इंपोर्टर अपने माल को इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, उसको कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे सर्टिफिकेट ओरिजिन क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एक्चुअली किस कंट्री का ओरिजिनेटिव है, कहाँ का नेटिव है। साथ में उसको कुछ और डॉक्यूमेंट भी शो करने होंगे, जैसे रेफरेंस नंबर हो गया, डेट ऑफ इशू हो गया। साथ में ये डिक्लेयर करना कि वो जो गुड है वो क्या क्वालिफाई कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। साथ में हम क्या करेंगे, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा उसे स्टोर करेंगे, जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा उसको हम 5 साल तक क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। साथ में क्या किया, जो कस्टम अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ज़्यादा जो पावर्स हैं उनको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया, वाइडन कर दिया गया, ताकि वो क्या कर सके, जो रूल्स हैं उनको क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके, ठीक है। सो गाइस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेन इसमें यही है कि जो कि इंपोर्ट्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं, कहीं उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कहीं
कोई मिसयूज़ ना कर ले, तो इसलिए क्या किया, कुछ नोटिफाई किया रूल्स को, ताकि हम क्या कर सकें, जो ड्यूटी इवेजन जैसी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एड्रेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या ये जो न्यूज़ है GS3 में ही कवर होगी, किसमें, हेल्थ सेक्शन में होगी, दैट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। तो क्या अभी क्या है, रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। अब इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है वो किसके डाटा पे पेश करी है, जुलाई 2017 से जो जून 2018 के बीच में जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो पार्ट था 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, तो उसके बेस पे जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है। उन्होंने देखा जो सेंटर और जो स्टेट हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, खर्च करते हैं, वो कितना, नियर अबाउट ओनली 5.29% ऑफ GDP है। इसके अंदर जो सेंटर जो शेयर है वो ओनली 25% है। अब सेंटर का शेयर इतना कम क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो पब्लिक हेल्थ और जो सैनिटेशन है वो किसके सब्जेक्ट है, वो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, और उस पर जो खर्चा बनता है वो किसके, स्टेट का ही बनता है। फाइंडिंग्स क्या है, देखो जो अपने ट्रीटमेंट के लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट है, जो ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट है वो कितने हैं, मेनली रूरल एरियाज़ में 42% है। ठीक है, जिसके अंडर 42% है टोटल, जिसमें रूरल एरियाज़ में 46% डिपेंडेंट है, और अर्बन एरियाज़ में 35% लोग क्या है, ट्रीटमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स में डिपेंडेंट है। दूसरा, वो पॉपुलेशन जो प्राइवेट हॉस्पिटल पे अपने ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडेंट है, जो कि एक्सक्लूसिवली एनजीओ रन करते हैं, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसमें मेनली 55% पॉपुलेशन है। इसके अंदर भी 52% रूरल एरिया की पॉपुलेशन है, 61% अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हम देखा जाए जो चाइल्ड बर्थ्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी हॉस्पिटल में हो रहे हैं, मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कोई घर पे जो डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो चाइल्ड बर्थ्स हो रहे हैं। तो उसमें अच्छा देखने को मिला, रूरल एरियाज़ में मेनली जो 90% जो चाइल्ड बर्थ्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन नेचर है, और अर्बन एरियाज़ में नियर अबाउट 96% है। अबाउट जो 14% रूरल पॉपुलेशन और 19% रूरल पॉपुलेशन पे क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर कवरेज है। साथ में देखा गया है जो आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो पेमेंट डायरेक्टली के इंडिविजुअल पे कर रहा है अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए, वो रूरल इंडिया में देखा गया नियर अबाउट जो एक बंदा है वो नियर अबाउट 16,000 खर्च करता है, और अर्बन इंडिया में नियर अबाउट 22,000 खर्च कर रहा है। रूरल इंडिया में देखा जाए तो 72% जो एज्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, और अर्बन इंडिया में नियर अबाउट 67% जो सीनियर सिटीजन है वो इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, 72% में से भी 52% मेल एंड 90% फीमेल, और अर्बन इंडिया में 67% में से 43% मेल एंड 87% जो फीमेल्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इकोनॉमिकली डिपेंड हैं किस पे, औरों पे, फॉर देयर मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नोटिफाई न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो गाइस आपको पता है कि किस तरह से जो हमारी ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने कुछ गाइडलाइंस है नोटिफाई किया है, ताकि हम जो ग्राउंड वाटर से जो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे रेगुलेट कर सकें। ठीक है, तो गाइडलाइंस इसलिए एम, देखो देखिए ये जो न्यूज़ है ये एनवायरनमेंट सेक्शन में आएगी GS3 में। तो इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनको सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकें। तो गाइस ऐसा क्यों है, देखो हम कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अभी सर्वे किया था। देखो हमारी इंडिया में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की टोटल यूनिट्स कितनी है, 6584 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर पाया गया है जो 1034 यूनिट्स हैं जिसको ओवर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जहाँ से ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसके अंडर भी क्या है, जो 253 यूनिट्स हैं वो क्रिटिकल है, मतलब कि वहाँ पे जो आप ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो मेनली 90 to 100% है, जबकि 681 यूनिट्स हैं वो सेमी क्रिटिकल है, मतलब कि वहाँ पे जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो वो मेनली कितनी करो, 70 to 90% कर रहे हो। ठीक है, अब हम जरा पढ़ते हैं न्यूज़ में क्या क्या गाइडलाइंस है। देखो सबसे पहले क्या है, सपोज करो जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डालने वाली हैं वो इंडस्ट्रीज़, या फिर जो प्राइवेट वाटर सप्लाई टैंक्स हैं, उन्हें अगर ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स, सपोज करो कोई वेटलैंड है, ठीक है, आपको पता है वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स के अगर 500 मीटर के डिस्टेंस में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, एक आपको कोई भी मतलब कि प्रपोजल है वो सबमिट करना पड़ेगा कि आपके ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने से क्या है, उस जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया पे उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, जो भी पर्सन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेगा उसे क्या करना होगा, डिजिटल वाटर फ्लो मीटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आप कितने यूनिट्स ऑफ वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर दे दी गई है कि अगर कोई भी वायलेट करे नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट की कंडीशंस को, तो आप उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें सील कर सकते हो। साथ में उनके अगर अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जिन लोगों को अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना
लेना पड़ेगा। सपोज करो डोमेस्टिक यूजर्स जैसे आप हो गए, हम लोग हो गए, अगर आपको रूरल या अर्बन एरियाज में जिसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए अगर आपको वाटर चाहिए तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। साथ में क्या जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं या फिर किसी भी रूरल या अर्बन एरियाज़ में जो आर्म्ड फोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट्स है। फोर्थ क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो माइक्रो या स्मॉल लेवल जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्राउंड वाटर को बहुत कम एक्सट्रैक्ट कर रही हैं पर डे में, कितना 10 क्यूबिक मीटर पर डे से कम अगर वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही हैं तो उनको क्या करेगा, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई भी इन रूल्स के साथ, गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई नहीं करता, वायलेट करता, तो उन्हें पेनल्टी लगेगी। कितनी लग सकती है? 50,000 से लेकर 10 लाख तक की ले कर सकता है। तो गाइस कुछ ये देखो सर्वे है, 90% जो रूरल इंडिया की जो ड्रिंकिंग वाटर की नीड है वो मेनली ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर में मेनली देखो ग्राउंड वाटर को 75 to 80% यूज़ किया जाता है और अर्बन इंडिया की जो वाटर सप्लाई की जो डिमांड है वो 50% ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इशूज ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट रिबल ग्रुप्स विल बी सेटल्ड बाय 2024 यूनियन होम मिनिस्टर। देखो अभी जो यूनियन होम मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया जी, देखो आपको पता है कि इस नॉर्थ ईस्ट में क्या काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं। तो अभी यूनियन होम मिनिस्टर ने बोला जो भी आपके इशूज़ हैं हम 2024 तक क्या सेटल कर देंगे। ठीक है, तो गाइस हम कुछ देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं। तो ये देखो असम में देखो भाई उल्फा है, दैट इज़ द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है। ठीक है, KLO है। तो गाइस ये हमने सब पढ़ा है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर आपने मेरी मैगजीन पढ़ी होगी। मणिपुर में देखो गाइस पीपल लिबरेशन आर्मी है। ठीक है, उल्फ है, ये आप देख लेना, सारी की सारी काफ़ी हैं। त्रिपुरा में ऐसे ओल्ड त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है। मेघालय में भी ऐसे HNLC है, GNLA है। नागालैंड में देखो मेन तो यही है। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो गाइस इन सब की डिमांड क्या रहती है? इन सब की डिमांड यही रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, या तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्या दे दो, हमें कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दो, या फिर हमें क्या कर दो, कुछ हमारा अलग लैंड दे दो। मतलब कोई बोडोलैंड की डिमांड करता है, कोई नागालैंड की डिमांड करता है। ठीक है, कोई ग्रेट नागालिज्म की डिमांड करता है। तो इसमें क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट की रीजन है उसमें क्या करें, 1950 से क्या है इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी जो ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड है कि हमें क्या कर दिया जाए, या तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विधि में हमें एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, नहीं तो हमें क्या कर दिया जाए, एक अलग लैंड हमें दे दिया जाए। रीजन्स क्या है? देखो रीज़न यही है कि देखो वहाँ पे ना डाइवर्सिटी बहुत है, एथनिक ग्रुप्स की डाइवर्सिटी बहुत है, तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ डोमिनेट। सो गाइज वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एथनिक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में क्या है, कुछ ना कोई डोमिनेट कर लेता है किसी एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप पे। दूसरा क्या है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिस वजह से क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो एरिया है और साथ में जो इंडिया का जो मेन स्ट्रीम एरिया है उसमें क्या है, काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है उनके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। तीसरा क्या आपको पता है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो काफ़ी बॉर्डर कंट्री से क्या है अटैच होता है, जिस वजह से क्या है वहाँ पे रेफ्यूजीज़ की बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहते हैं। जैसे बांग्लादेश से कोई भी असम में आ जाता है, जिस वजह से क्या है वहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिलता है। आपको पता है वहाँ पे क्या मेनली क्या है, अफ्स्पा एक्ट लगा रहता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसमें क्या है काफ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी क्या किया, पोर्ट्रे किया, ये कहीं ना कहीं क्या ड्रैकोनियन इन नेचर है। ठीक है, जिस वजह से क्या जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, डिफेम करते हैं। आपको पता है ये साथ में क्या है, काफ़ी कंट्रीज़ क्या है वहाँ पे लगी हुई हैं, बॉर्डर पे लगी हुई हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, पीस टॉक्स को स्टार्ट कर दिया क्या, और उन्होंने बोला कि जो पीस अकॉर्ड है वो साइन हो जाएगा विद वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप। साथ में क्या किया है, फोकस किया है डेवलपमेंट पे, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को जो बजट एलोकेट होता है उसमें भी क्या कर देंगे, इंक्रीज़ किया जाएगा। साथ में क्या जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट किया जाएगा विद वेरियस ईस्ट एशियन कंट्रीज़। इससे क्या आएगा, हमारा इंक्रीज़ होएगा मैन का फ्लो, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ का, जिस वजह से क्या है इनडायरेक्टली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो डेवलप होगा। साथ में क्या करेंगे, जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट सेलेक्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स उनको भी कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। तो सबसे पहले क्या है, आपको पता ही होगा PM मोदी ने अभी एड्रेस किया 75th UN जनरल असेंबली में। तो हाईलाइट किया गया, उन्होंने बोला कि हमें किस तरह UN चार्टर में रिफॉर्म्स करने चाहिए। सेकंड उन्होंने बताया किस तरह जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है पीस कीपिंग मिशंस में। तो आपको पता ही अभी हमारे UN पीस कीपिंग अवार्ड भी इंडिया ने जीता था। साथ में ये बताया कि इसे इंडिया ने इनिशिएट किया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को मनाया जाता है। आपको पता है 2014 से ही बनाना स्टार्ट हुआ है। साथ में ये बताया कि इंडिया का एफर्ट जैसे टुवार्ड्स कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ठीक है, तो अगर ये जो 2 प्रोग्राम्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के द्वारा ही इनिशिएट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंडिया श्रीलंका समिट। तो क्या अभी इंडिया और श्रीलंका की समिट हुई है, जिसमें इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेगा, श्रीलंका को ग्रांट देगा कितना, $15 मिलियन का,
ताकि वहाँ पे जो बुद्धिस्ट टाइज है उनको प्रमोट किया जाएगा बिटवीन दोनों कंट्रीज़, ठीक है। इससे क्या होएगा, जो इश्यूज़ हैं जैसे फिशरमैन के जो मेनली इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा थ्रू रेगुलर कंसल्टेशंस, ठीक है। जो पीपल टू पीपल टाइज है उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब कि जो ट्रैक 3 डिस्कशन है उन्हें डिस्कशन दिया जाएगा। हम कैसे करेंगे, लोगों को सिविलाइजेशनल लिंकेज प्रोवाइड करेंगे, और जैसे हमारा जो कॉमन हेरिटेज है, कॉमन कल्चर जैसे बुद्धिज्म, आयुर्वेदा, योगा, उनको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करेंगे बिटवीन द आर्म फोर्सेस, ताकि हम क्या कर सके, श्रीलंका को सपोर्ट कर सके इन स्फीयर्स ऑफ डिफेंस एंड द सिक्योरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो ये जो अथॉरिटी है वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर है। वो भी किसको अटैच ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का। देखो इसका काम क्या है, जो भी ड्रग्स होते हैं या जो भी मेडिसिन होती हैं उनका क्या करती है, प्राइस को फिक्स करती हैं, ठीक है। तो इसने अभी क्या किया, जो मेडिकल ऑक्सीजन, आपने देखो न्यूज़ में पढ़ा होगा, जो ऑक्सीजन है उसकी जो डिमांड बहुत ज़्यादा है जबकि सप्लाई कम हो गई है। तो एनपीपी ने अभी क्या, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं इनकी प्राइस पे भी कैप लगाया है, ताकि क्या है, हर एक बंदे को उसकी अवेलेबिलिटी रहे अमंग कोविड-19 पेंडेमिक की। जो NPPA है वो क्या, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जो क्या करती है, जो ड्रग्स के जो प्राइस है उनको रेगुलेट करती है। साथ में क्या है कि हर एक बंदे पे उसकी अवेलेबिलिटी रही एट द अफोर्डेबल प्राइस। ये नहीं जो रिच स्टेट्स हैं उनको पहले ही वो इसका प्रोलिफरेशन कर ले, ऐसा नहीं होने। ये क्या करती है, साथ में क्या करती है, एनफोर्स करती है प्रोविजंस ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो ये जो है ऑटोनॉमस और नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, 1983 में से सेटअप किया गया था। इसको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्पॉन्सर करते हैं, जैसे IDBI बैंक हो गया, IFCI लिमिटेड बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया। तो ये क्या करते हैं, इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्पॉन्सर करें। इसका एम क्या है, देखो इनको एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ रहा होगा, इसका एम यही है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए और एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट सेक्टर में क्या किया जाए, मतलब कि इकट्ठा किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेन किया जाए। देखो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेलेक्ट किया कि आप क्या करो, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल को एस्टेब्लिश करो, जिसका एम यही होगा कि इनोवेशन के कल्चर को क्या करो, बूस्ट करो। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, देखो शांति स्वरूप जी कौन थे, ये एक फाउंडर हैं, किनके डायरेक्टर हैं, किसके CSI दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के क्या है, एक फाउंडर है। इनको अभी देखो इसका जो प्राइज़ दिया जाता है वो हर साल किसको दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसने कंट्रीब्यूट किया हो उसको दिया जाता है, हर साल अवार्ड दिया जाता है। जो भी इसके अंदर डिसिप्लिन, जो एरियाज इसके अंदर कवर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज एंड द फिजिकल साइंसेज। अगर आपको भाई ये प्राइज़ जीतना है तो भाई कोई भी सिटीजन इंडिया का जीत सकता है जिसकी एज 45 ईयर से कम हो, साथ में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी इस प्राइज़ को क्या कर सकते हो, जीत सकता है, ठीक है। लास्ट न्यूज़, साथी एप्लीकेशन दैट इज द सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्री। देखो इस ऐप क्या करेगा, ये मेनली क्या करेगा, देखो अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, इसमें क्या जो होटल्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी में क्या करते हैं, मतलब कि ऑपरेट करते हैं, तो इसमें क्या करेगा, उनको असिस्ट करके आप क्या कर दो कि सेफली ऑपरेट करो अमंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ताकि हम क्या कर सकें, जो वहाँ का स्टाफ है, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें और उनको बता दें किस तरह जो गेस्ट हैं उनकी सेफ्टी का क्या कर सकते हो, ख्याल रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स इन्वॉल्व जैसे मैनेजमेंट कमिटमेंट, हाइजीन एंड सैनिटेशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, किसके साथ मिलकर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।